डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर से एनसीईआरटी की किताब ईवीएस आसपास से हम एक पाठ पढ़ते हैं। यह पाठ आमना के सफ़र से कनेक्टेड है, उसी का आगे का भाग है और इसका नाम है खिड़की से। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं आमना के सफ़र से। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलों से पानी भर लिया। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो बच्चों, ये कहाँ का सफ़र है? गोवा का। गोवा में माड़गांव का है ना। तो यहाँ पे आगे का है। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है यह। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास होकर गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थीं कि हमारा गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ी हो गई। तो चलिए चर्चा करते हैं। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हैं? रेलवे फाटक तब तक नहीं पार करना चाहिए जब तक ट्रेन निकल ना जाए, वरना कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। आगे, मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थीं और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। क्या तुमने पुल देखे हैं? कहाँ? मैंने तो देखे हैं। आप हमें ये सब कमेंट में बताएं। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मज़ा आता है। क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुम्हें कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, गोवा से केरल के लिए 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो, इतनी सुरंगों और पुलों के होने के कारण क्या कारण हो सकते हैं? ओमना ने पुल के नीचे
जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र कॉपी में बनाओ। कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल न होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियाँ कैसे पार करती। अब दोपहर हो गई है। हमने उदीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीदे थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया है। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए, कुछ लोग चढ़े भी हैं। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुँचे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के कितने राज्यों से गुजर रही पता करो और सूची कॉपी में बनाओ। क्या तुम्हें नारियल पानी पिया है? कैसा लगा? चर्चा करो। मैंने तो पिया है। पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती हैं। देखिएगा, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। ये आपका होमवर्क है। आप अपनी कॉपी पे नोट करें और बताएं कमेंट में। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्याम भी आ जाएगा। वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम बलियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सब सुबह बस में बैठकर अम्मूमा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मुआ के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? माँ की बहन को हमारे यहाँ मौसी बोला जाता है। माँ की माँ को नानी बोला जाता है। पिताजी की बहन को बुआ और पिताजी की माँ को दादी बोला जाता है। तो बच्चों, आप बताइए आपको यह सफ़र कैसा लगा? आपने क्या क्या सीखा? केरल तक पहुँचने में, अहमदाबाद से केरल तक पहुँचने में कितना समय लगा और कितने राज्यों को क्रॉस किया, है ना? आप हमें कमेंट में बताएं और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करेगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड वॉचिंग।